we are doing RTP of advance accounting, okay, for September 2026 की RTP कर रहे हैं. देखो, this is a case scenario. Fine. We will first read the question. क्या पूछा हमसे? What will be the future equity shareholders fund of Mars Limited as per the debt equity ratio? ठीक है, debt equity ratio test निकालना पड़ेगा. बायबैक के लिए क्या बोला? मिनिमम इक्विटी टू मेंटेन्ड. ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, यानी कि तीनों की कंडीशंस तीनों ही निकालनी पड़ेंगी हमें, और बाकी थ्योरी है. ओके, चलो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, तीनों की तीनों जो कंडीशंस है ना वो लिख लेते हैं. सबसे पहले क्या होती है हमारी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. ठीक है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में क्या होता है, जो भी हमारे शेयर्स है उनका हम 25% ले लेते हैं. शेयर्स कितने हमारे 24 लाख के हैं, 10 पर शेयर वैल्यू है, तो फिर हमारे टोटल शेयर्स कितने आ गए? अगर कितने हैं ये 24 लाख 10 के लिए, तो ये हमारे आ जाएंगे, ठीक है, ओके, 2,40,000 आ गए. तो हमारा इसका क्या हो जाएगा 25%, इसका 25% कितना आ जाएगा 60,000. तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जो होती है शेयर आउटस्टैंडिंग वाली, उसमें आ गए 60,000 शेयर्स. उसके बाद दूसरी क्या होती है 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड जो फ्री रिजर्व वगैरह होता है वो, तो इसको कहते हैं रिसोर्स टेस्ट. उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो 24 लाख लेंगे. ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं 24 लाख, प्लस करेंगे जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ले लेंगे. क्या हम ये डेवलपमेंट ऑफ रीपेड रिजर्व लेंगे? नहीं लेंगे. ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे? नहीं लेंगे. यानी कि इन चारों को हम ऐड ऑन करेंगे. करो, क्या आएगा 576 क्या आ रहा है 57,60,000 आ रहा है. ठीक है, ये आ रहा है. अब इसका क्या करेंगे 25%. तो इसको अगर हम 25% करते हैं, ये भी कैपिटल में है, ठीक है, ये रुपीज में है, बस ध्यान रखना. तो अगर करेंगे वी विल गेट 14,40,000. तो ये भी रुपीज में. अब इसको हमें शेयर्स में कन्वर्ट करने के, नंबर ऑफ शेयर्स में, तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स. क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? जितने से वो बायबैक होने वाला, कितने से होने वाला देखते हैं. शेयर होल्डर्स ऑफ द मार्स लिमिटेड on recommendation of the board of directors have approved a proposal to buy back the maximum permissible number of shares is 30 per share. तो 30 रुपए का होगा. तो 30 रुपए का है, तो हम तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाय 30. ओके, तो हम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 48,000 शेयर्स. नाउ थर्ड क्या होती है डेट इक्विटी वाली, जिसमें हमें 2:1 के लिए होता है. तो उसका क्या होता है, उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमसीक्यू वाइज अगर करें तो. एमसीक्यू वाइज अगर हम करें, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी शेयर कैपिटल है, ठीक है, वो 2 टाइम्स, सॉरी क्या बोलते हैं, डेट इक्विटी जो रेशियो है उससे कम नहीं होनी चाहिए. मतलब शेयर्स हमारे कम नहीं होने चाहिए हाफ ऑफ द डेट से, ये देखना होता है. तो उसमें हम क्या लेते हैं, क्या करते हैं उसमें हम टोटल कैलकुलेट करते हैं. पहले किस चीज का टोटल कैलकुलेट करते हैं, डेट का. हमारे डेट कितने हैं, देखो 55 लाख प्लस 9 कितने हो गए 64. ठीक है, 64 लैक्स का हाफ कितना होगा, यानी कि हमें 32 लैक्स की कैपिटल इक्विटी शेयर में वैसे कैपिटल जो क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. 32 लैक्स की मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कैपिटल. तो अगर ये हमें मेंटेन करनी है, हमारी अभी कितने की है, अभी हमारी कैपिटल कितनी है 57,60,000 है. अभी हमने कैलकुलेट करी, टोटल में लाके इक्विटी शेयर होल्डर्स और फ्री रिजर्व को कैलकुलेट करेंगे, हमारी इतनी आ रही, अभी इतनी है, और इतनी हमें मेंटेन करके रखनी है. यानी हम बाय बैक के लिए कितनी यूज कर सकते हैं, कितनी यूज कर सकते हैं 57,60,000 माइनस 32 लाख, इतनी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो ये वहां हम निकाले डेट इक्विटी वाला. ठीक है, डेट इक्विटी तो हमारे पास ऑलरेडी 57,60,000 है. उसमें से हम 3,20,000 जो है क्या कर सकते हैं, मतलब इतनी हमें सेव करके रखनी है. तो बाकी जो बची हुई वो हम यूज कर सकते हैं. अब इसको किससे डिवाइड करते हैं, हम किससे डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, शॉर्टकट होता है, नहीं तो हमें एक्स वाई लेके करना पड़ता है. शॉर्टकट होता है, क्या करते हैं, हमें जो बायबैक प्राइस होता है उससे
और जो इसका नॉमिनल वैल्यू थी, नॉमिनल शेयर की पर वैल्यू जो थी 10 की फेस वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में हम वो करते हैं, ठीक है। बायबैक प्राइस ले लिया और जो फेस वैल्यू थी वो, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट नंबर ऑफ शेयर जो हम डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अलाउड है हमारा, ठीक है। वो कितनी है देखो कैलकुलेट करके 64,000, यानी 64,000 शेयर्स कर सकते हैं डेट इक्विटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा था कि व्हाट विल बी द फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर, फ्यूचर में हमारा, फ्यूचर में इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या रहेगा, उसने खाली ये पूछा इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या रहेगा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना रहेगा। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे पता चलेगा, जो अभी है, जो अभी है उसमें से हम हटा देंगे जो अभी नहीं रहेगा, मतलब क्या, जो हम बायबैक कर लेंगे उसको हम हटा देंगे, है ना, उसको हम हटा देंगे क्योंकि वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं रहेगा। तो कितना हटा देंगे, देखो डेट इक्विटी हमारा अभी कितना है, अभी हमारा 557,60,000, ठीक है, अभी हमारा कितना है 57,60,000, उसमें से हमारा अब कितना नहीं रहेगा, जितने शेयर्स हम क्या कर रहे हैं डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग बायबैक कर रहे हैं, दैट इज 64,000। अब इनटू कितना करेंगे, 30 कि 10 कि 40, क्या करेंगे, वी विल टेक फेस वैल्यू, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, उसमें हम क्या लेंगे फेस वैल्यू, जो कि हमारा आ जाएगा 512,000, ठीक है। इतना हमारा फिर क्या आ जाएगा, जो फ्यूचर हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगी अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी टेस्ट, ओके। देखो क्लियर। उसके बाद सेकेंड है व्हाट विल बी द मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन बाय मार्च, मिनिमम इतनी तो रखनी है हमें आफ्टर द प्रपोज्ड बायबैक ऑफ शेयर्स, कितनी ही रखनी है, कितनी रखनी है, अभी हमने कैलकुलेट किया 64/2 दैट इज 32 लाख, तो वही आ जाएगा 32 लाख, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हम बोट बैक कर सकते हैं, इन तीनों का लोअर जो होता है वही मैक्सिमम होता है, तो कितना देखो 48,000 60,000, तो इसमें तो 48 आ गया, 48 और किसको कंपेयर करेंगे 60 को करेंगे तो 48, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48,000 शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं एज पर सेक्शन 68, ओके। नाउ फोर्थ क्या बोल रहा है, मार्स लिमिटेड buybacks its own shares out of the free reserve, उसने free reserve में से जो shares निकाले हैं, a sum equal to the nominal value of shares, so vote back shall be transferred to, किस में जाते हैं nominal value के shares, हम journal entry में भी करते हैं, किस में जाते हैं CRR में, किस में जाते हैं CRR में, capital redemption reserve में, तो वही आ जाएगा उसमें जाते हैं। फोर्थ क्या पूछ रहा है, करंट मैच्योरिटी ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी 13 में किसमें क्लासिफाई होता है, वैसे तो अनसिक्योर्ड लोन है, करंट मैच्योरिटी ये कहाँ जाएगी करंट लाइबिलिटीज में, तो कर दे ए, फिर नहीं, करंट लाइबिलिटीज में भी ये तो हेड हो गए करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में भी किसमें जाती है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, तो आपको देखो दोनों चीज दे रखी, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो जितना नियर रहेगा उसको हम लेंगे, नियर मतलब जैसे सब हेड है तो और ज्यादा हमने क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग आती है किसमें करंट लाइबिलिटीज में आती है, तो जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन हो सके उतना ज्यादा करेंगे, कुछ ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर लिखा होता है हेड सब हेड, अगर हेड ही बता रहा है तो फिर हम करंट लाइबिलिटीज, अगर सब हेड ही बता रहे हैं तो फिर ऐसे बताते हैं, कुछ मेंशन नहीं है, हम क्या करेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। ओके देखो हमने कैलकुलेट कर लिया ये सब, ठीक है, हमारे टेस्ट भी हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर, इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व गलती मत करना, स्केड्यूल 3 की मिस कैलकुलेशन मत करना, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएंगे, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 2, what should be amortization charge during the first year of technology's life, ठीक है, टेक्नोलॉजी की लाइफ के फर्स्ट ईयर में हम अमोर्टाइजेशन कितना चार्ज करेंगे, कितना अमोर्टाइज करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालना, देखते हैं। एस्टिमेट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम ion batteries for electric cars. It has developed a new technology
which would enhance the operating efficiency of batteries. It has capitalized the development expenditure 75 lakh की, देखो 75 lakh capitalize किया, इतना ही उसका कॉस्ट आ जाएगा फॉर द सेम. इट एस्टिमेट्स द लाइफ ऑफ टेक्नोलॉजी कितना, 4 साल के लिए. ठीक है, एसएलएम मेथड कर दें 4 years के लिए. आगे बढ़ते थे, नेट कैश फ्लोज जनरेटेड इज, अगर हम कुछ नहीं दे रखा होता बेसिस, लेकिन हम उसकी आउटफ्लोज दे रखे तो किस बेसिस पे करते हैं, 4 years भी दे रखा है, 4 years के बेसिस पे करेंगे, कैश फ्लो पे, कैश फ्लो बेसिस पे करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए पूछा है खाली, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना. देखो तो हम क्या करेंगे, 75 lakhs इंटू 30 लाख, क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, 30 लाख है, इसलिए अपॉन इनका एग्रीगेट कर लो, 30 + 40 70 एंड 55 + 35 लाख कर लो, आपके पास आ जाएगा 160 लाख. कैलकुलेट करो क्या आ रहा है इसका. ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया है आपका, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, 40,06,250. ओके, देखो कोर प्रिंसिपल के कहते हैं, डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी लोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द बेस्ट की मेड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. जो उसकी यूजफुल लाइफ के बेस्ट एस्टिमेशन हो. अमोर्टाइजेशन मेथड यूज शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन व्हिच द एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट आर कंज्यूम्ड बाय द एंटरप्राइज. इफ दैट पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलायबली, अगर वो पैटर्न ढंग से रिलायबली नहीं डिटरमाइन कर सकते, फिर हम एसएलएम यूज करते हैं. ठीक है, हमने कैलकुलेट किया, ईयर 1 का हमारा गया 40,06,250. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव प्रॉपर्टी. ठीक है, हमें प्रॉपर्टी की करेक्ट ट्रीटमेंट बतानी है. ठीक है, क्रोपेक्स लिमिटेड फॉलोइंग हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी बट इज अनश्योर अबाउट हाउ टू काउंट इट. ठीक है, उसके एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में वो अनश्योर हो रहा है, मतलब उसको पता नहीं है कैसे काउंट करना है, तो उसके बारे में हम बताएंगे. ओके, a tenant house has costed 15 lakh. कितना, 15 लाख का, टू द कंपनी 5 years ago, 5 साल पहले 15 लाख का उसको लगा. प्रॉपर्टी इज फ्री होल्ड, फ्री होल्ड एंड इज लेट आउट प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर 6 month पीरियड. उसको लेट आउट कर रखा, रेंट पे दे रखा 6 महीने के लिए. करंट मार्केट वैल्यू है 1750. क्या मुझे ये बताओ, ये ES2 में आएगा कि ES10 में आएगा. ES2 में कब आता है, जब बिजनेस में है, हम उसको एज एन इन्वेंट्री देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम इन्वेंट्री की तरह देख रहे हैं, हम खरीद बेच बार ही रहे हैं, नहीं, ES2 नहीं है. ES10 में हम कब मानते हैं, जब हम बिल्डिंग यूज कर रहे हैं फॉर द बिजनेस पर्पस. क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, नहीं हो रहा. किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, रेंटिंग के लिए, तो हम इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखेंगे. इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो ये किस में जाएगा, एस किस में, 13 में. ठीक है, ना ही ES2 ना ही ES10, ये जाएगा ES13. अब ES13 क्या बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसको अपने रेंट वगैरह के लिए पर्पस के लिए दे रखा है, तो वो ES13 में होएगा. पर हम उसको एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली किस तरीके से फॉलो करेंगे, जैसे ES10 करता है. क्या बोलता है, ES13 बोलता है जैसे ES10 करता है ना, वैसे ही तुम्हें कॉस्ट मॉडल यूज करना है इसका. ठीक है, समझ में आई. नाउ फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है इसका. द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय क्रोपेक्स लिमिटेड एंड इट इज अकाउंटेड ऑन द कॉस्ट मॉडल ऑफ ES10. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड 3 लाख. एज 5 year यूजफुल है, रिवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज डन पर अकाउंटिंग पॉलिसी. ठीक है, ये कह रहे हैं ES10 रूल करेगा. इसने ES13 की कहीं बात नहीं करी, सीधा ES10 की कर दी. ओके फाइन. नेक्स्ट, हेल्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एंड नॉट फॉर यूज. यहाँ पे उसने क्या किया, क्या किया, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल पे यूज हुआ है, नॉट फॉर यूज के लिए यूज नहीं, मतलब किया है, इसने लिया है. ट्रीट एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह देखेंगे. ES13 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर दे आर अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट मॉडल एज प्रिस्क्राइब्ड इन ES, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्डिंग यही है. तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्या कि इसको इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए लिया है, यूज लेने लिए कॉर्पोरेट लिमिटेड के, इसलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह देखेंगे. ES13 में जैसे करते हैं वैसे ES13 कहते हैं कि इसको काउंट करेंगे इन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट मॉडल, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया ES10 में. ओके, नाउ देखो, pedagogical analysis definition of investment. As per ES13, an investment property is an investment in land or building that are not intended to be occupied substantially for the use by or in operation of investing enterprise, held primarily to earn the rentals for the capital appreciation. ओके, जिनको हम किस लिए इंटेंशन से नहीं करते, ऑक्यूपाई के इंटेंशन से नहीं करते.
मेजरमेंट मॉडल है अंडर इंडियन एयर्स 13 and investment property is accounted for the long term investment and carried at cost less accumulated depreciation. Applying the cost model as prescribed as 10. वही जो बोला. A fair value model is invalid. क्यों? Unlike in AS40, आप अभी नहीं आपने पढ़ रखा होगा, which mandates disclosures of fair value. Indian GAAP जो इंडियन जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है AS13 does not allow carrying investment property at revalued fair value in the balance sheet. Hence जो करंट मार्केट वैल्यू होती है 1750 की, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. आपको सिंपल अभी इतना ही समझना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसके अंदर AS13 लगेगा और AS13 कहता है AS10 लगा दो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट एमसीक्यू ऑफ योर आर्टिकल. क्या है देखो, वन ऑफ योर जूनियर स्टाफ मेंबर्स हैज फ्यू क्वेरीज ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ लायबिलिटी. ये लायबिलिटी की उनको दिक्कत आ रही है. ही अंडरस्टैंड्स दैट अ लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट. उसको ये लगता है कि जो लायबिलिटी विद प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंटरप्राइज की, अराइज होती है पास्ट इवेंट से. ये तो एकदम ट्रू है. आगे के द स्टेटमेंट ऑफ व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन द आउटफ्लो. हाँ, उसकी वजह से आउटफ्लो भी होता है फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडी इकोनॉमिक बेनिफिट. ये तो एकदम ठीक है. अब वो कह रहे हैं इस बेसिस पे आपको लायबिलिटी बतानी है, इन चारों में से कौन सी. एक्सन कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी. वो सोच रहे हैं कि हम जो है मशीनरी न्यू खरीदेंगे एंड हैज रिसीव्ड कोटेड प्राइस 4,60,000. वो अभी सोच रहे हैं कि उनको खरीदनी है. क्या ये लायबिलिटी होती है? नहीं. पी एंड कंपनी हैज एस्टिमेटेड अ करंट टैक्स चार्ज. उन्होंने अभी एस्टिमेट किया कि करंट टैक्स चार्ज जो हमारा 2,25,000 का, उसका प्रॉफिट ऑन इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर इट जस्ट एडेड. तो यानी कि क्या हमने क्या किया, करंट टैक्स की एस्टिमेट निकाल ली है. कितना? 2,25,000 ऑन इज प्रॉफिट. तो इस पे हमें क्या करना था, प्रोविजन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है. प्रोविजन बनाएंगे इस पे. ठीक है. नेक्स्ट देखो, आर इन कंपनी बिजनेस मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट अंडर लाइसेंस इन 8 मंथ्स. जो लाइसेंस है इज ड्यू टू एक्सपायर. 8 मंथ्स के बाद तो एक्सपायर होने वाला है. एंड आर विल हैव टू पे 154,000 टू गेट द लाइसेंस. उसको देने पड़ेंगे, अभी थोड़ी ना देने पड़ रहे हैं. क्या ये लायबिलिटी होगी? नहीं. डी है, एस एन कंपनी परचेज इन्वेस्टमेंट सम 6 मंथ्स अगो. ठीक है, 6 महीने पहले उसने अराउंड जो क्या करा था, इन्वेस्टमेंट में खरीदा था फॉर 12 lakh. The market value of these investments has now fallen and as investment are now valued at 10.5. 6 मंथ्स पहले खरीदा था, मार्केट वैल्यू इसकी अब जो कम हो गई है. तो हो सकता है अगर इसको परमानेंट मतलब क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, सॉरी शॉर्ट टर्म लेके चल रहे हैं, तो मतलब आपको तभी तभी चेंज करना होता है. तो उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है. प्रोविजन बनाना पड़ता है. तो आपको इस पे भी प्रोविजन बनाना है, इस पे भी. तो पीओडी दोनों है क्या? प्रोविजन यानी लायबिलिटी होती दोनों है कि नहीं? वाई डी में ये हमारा क्या होता है, ये कोई भी हमारे यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ एसेट नहीं हो रहा. यहाँ पे कोई भी हमारा आउटफ्लो ऑफ एसेट नहीं हो रहा. डी में दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी टर्म एज लायबिलिटी बट हियर वी हैव टू गिव द हमें अपना पैसे देने पड़ेंगे, हमारे मतलब एसेट जा रहा है. तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर. फाइन. देखो, quoted price for machinery planning to invest future extension होना होगी. नो पास्ट ऑब्लिगेशन इवेंट, तो इसलिए वो नॉट अ लायबिलिटी एग्जिस्ट किया. ठीक है. करंट टैक्स में क्या हो रहा है, पास्ट इवेंट है अर्निंग टैक्सेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द financial year. Present legal obligation when the obligation to pay tax to the government outflow or settlement will result in the outflow of cash valid liability. License renewal के लिए not a liability. क्यों? क्योंकि future operating condition, the entity can avoid payment by choosing not to renew the license या no present obligation arising. ठीक है. और यहाँ पर fallen investment के diminution in the asset value treated as reduction of the asset impairment clause, not a liability. हम उसको क्या मानेंगे, reduction of the asset मानेंगे, impairment loss मानेंगे, लेकिन liability नहीं है ये कहीं से भी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आ गए हम लोग. ठीक है सर. ओके, दिस इज अ theoretical question. Any country can become IFRS compliant either through adoption or convergence. You are required to explain the adoption process of IFRS. आपको adoption का process बताना कि IFRS को कैसे adopt करते हैं. Explain the convergence process of IFRS और explain the benefits of being IFRS compliant. अगर हम IFRS को follow करते हैं तो क्या बेनिफिट है. ओके. जो अडॉप्शन होता है ना, जो अडॉप्शन होता है
उसका मतलब क्या होता है, कंट्री ने मैंडेट कर दिया है कि जो कंट्री है वो एग्जैक्ट रूल्स जो IASB ने सेट करे हैं उसको फॉलो करेगी। IASB इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। ठीक है, अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, एकदम एग्जैक्टली वही रूल्स को फॉलो करना। और कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कंट्री कीप्स इट्स ओन नेशनल अकाउंटिंग रूल्स बट उनको अपडेट कर देती है स्टेप बाय स्टेप कि वो मैच कर सके IFRS की स्टैंडर्ड्स को एज क्लोजली एज पॉसिबल, कि उधर तक पहुंच जाए अपने वालों को ध्यान में रखते हुए। बट अडॉप्शन इज टू कॉपी द एग्जाम। ओके, अडॉप्ट ही कर रहे हैं हम उसको, फाइन। एंड अगर हम बोलें कि द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग IFRS कंप्लायंट, है ना, तो क्या हो सकता है, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे अगर हम कंप्लाई कर देते हैं। हम ग्लोबल कंपैरिजन कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेटर ट्रांसपेरेंसी रहती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम आता है और हम एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हैं, इंटर ग्लोबलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो, adoption would mean that the country set specific timetable, कंट्री ने क्या किया, स्पेसिफिक टाइम टेबल लगा दिया, when specific entries, जब कुछ एंटिटीज को, स्पेसिफिक एंटिटीज को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू यूज IFRS। ठीक है, IFRS को यूज करना पड़ेगा, इशूड बाय IAS। अंडर अडॉप्शन जो कंट्री है वो स्पेसिफिक मैंडेट लगा देती है, वेयर स्पेसिफिक एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर उन स्पेसिफिक कंट्रीज को, सॉरी कंट्रीज ने एंटिटीज को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसके अंदर क्या एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट है कंप्लायंस की IFRS के साथ, यानी IFRS को कंप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद नो मॉडिफिकेशन डिलीशन कंट्री स्पेसिफिक कार्व्स आउट आर परमिटेड। कार्व इन कार्व आउट होता है ना, वो भी नहीं करने देती, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, कोई डिलीशन नहीं करनी। द लोकल स्टैंडर्ड सीज टू एग्जिस्ट, जो लोकल स्टैंडर्ड्स है वो सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं एंटिटी के लिए। उसके बाद कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस द कंट्री विल डेवलप हाई क्वालिटी compatible accounting standards, high quality के बनाएंगी, compatible बनाएंगी, and there would be an alignment of the standards of different standard setters with a certain rate of compromise by adopting the requirement of the standards either fully or partially, fully या फिर partially। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, जो कंट्री है उसने क्या किया, हाई क्वालिटी के कंपैटिबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और अलाइन किया है उन स्टैंडर्ड्स के साथ डिफरेंट स्टैंडर्ड सेटर्स ने सर्टेन रेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज के साथ। ठीक है, कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट अडॉप्ट करनी थी उन स्टैंडर्ड्स की। या तो अब आपने फुल्ली करी हो या पार्शली करी, ठीक है। इंड एएस आर मोर सिमिलर टू IFRS। इंड एएस जो वो सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, जिसके अंदर कुछ कार्व आउट हुए हुए हैं सो एज टू मेक देम सुटेबल फॉर इंडियन एनवायरनमेंट, क्योंकि हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। एनवायरनमेंट मतलब ऐसे वाला नहीं, जो कल्चरल कॉर्पोरेट कल्चर है वो अलग अलग होता है, उनकी अकाउंटिंग किसी और तरीके से, तो थोड़ा बहुत चेंज, पूरा 100% तो चेंज कोई नहीं होता, बेसिक्स तो सबके सेम ही रहेंगे पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, तो जो कार्व्स आउट है वो थोड़े बहुत क्यों करे गए हैं, जस्ट टू मेक इट सुटेबल फॉर द इंडियन एनवायरनमेंट, फाइन। नाउ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है अक्रॉस द वर्ल्ड विद ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी, हम ढंग से कंपेयर कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट रहता है। सेकंड क्या है, देखो, इम्प्रूव्स इंटर यूनिट, इंटर इंटर इंडस्ट्री कंपैरिजन, अच्छे से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ओके, ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी इजी विद सेम स्टैंडर्ड, अगर सेम स्टैंडर्ड होगा हम कंसोलिडेशन सही से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे विद द सेम स्टैंडर्ड बाय ऑल द कंपनीज इन द ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल लोकेशन, हमें ग्लोबल लोकेशन से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज अक्रॉस द ग्लोब, एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी हमें, रिकग्निशन मिलेगी विच विल फैसिलिटेट लिस्टिंग ऑफ द इंडियन कंपनीज टू इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हेल्प करेगी एंटिटीज को रजिस्टर होने के लिए, लिस्ट होने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ थ्योरेटिकल, giant
Limited has entered into a binding agreement with Tiny Limited to buy a custom made machine of 1 लाख. ठीक है, 1 लाख का उसको क्या खरीदना है, वो एक एग्रीमेंट में आया कि 1 लाख का हम कस्टम मेड मशीन खरीद रहे हैं एट द एंड ऑफ 25-26. पर डिलीवरी से पहले क्या हुआ, जायंट लिमिटेड हैड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन. अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही बदलना पड़ गया. न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन. अब जो न्यू मेथड है उसके अंदर वो वाली मशीन चाहिए ही नहीं जो ऑर्डर करी थी, तो वो स्क्रैप में जाएगी आफ्टर डिलीवरी. तो हमें जो एक्सपेक्टेड स्क्रैप है वो भी नहीं मिल रहा है, स्क्रैप में भी कुछ नहीं मिल रहा. तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, जनरल एंट्री देनी. ओके है इसमें. ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होएगा इसका, लायबिलिटी आएगी आपकी. क्यों, क्योंकि आपका इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो है इन द सेटलमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. यस, आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आपको मशीन के पैसे देने हैं, तो आपका क्या होएगा, लायबिलिटी है आपके लिए. हमें एंटिसिपेट करने में इस तरह क्योंकि हमें वैल्यू पता है आउटफ्लो की कितनी होगी, हमारी 1 लाख की क्या होगी वैल्यू आउटफ्लो होगी, तो हमें पता है, जिससे हम लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर लेंगे 1 लाख. ठीक है, अब जब फ्लो हो रहा है हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट, फिर क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर भी हो रहा है हमारा एज एन एक्सपेंस रहता है ना, फिर उसको एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे हम एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे और उस एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, फिर कहाँ लेके जाएंगे, पीएनएल में लेके चले जाएंगे उस एक्सपेंस को. ठीक है, देखो, a liability is recognized तब when outflow of economic resource in settlement of the present obligation. जब हम outflow हो रहा होता है किसमें, economic resource में, किस वजह से कि present obligation आ रही है कुछ और वो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो कैन बी रेडिली मेजर. जो वैल्यू है उसको हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली. इन द गिवन केस जायंट लिमिटेड को रिकॉग्नाइज करने की लायबिलिटी कितनी, 1 लाख टू टाइनी लिमिटेड. व्हेन द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग पीरियड. लेकिन अगर वो बियॉन्ड है करंट अकाउंटिंग पीरियड से, is considered improbable, तो उसको हम improbable मानते हैं. The expenditure incurred is recognized an expense. फिर हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं rather than an asset. उसको एसेट ना मानते हुए हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंट केस क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता ना बेटा, हमें नहीं पता वो कब काम आए कब ना काम आए मशीन, तो इसलिए improbable है. इन द प्रेजेंट केस the flow of future economic benefit from the machine to enterprise is improbable. हमें नहीं पता काम आएगी नहीं आएगी. the entire amount of purchase price जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा. देखो, एंट्री क्या लिखेंगे हम, लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड के चेंज होने की वजह से लॉस हुआ है हमें, तो लॉस को एक्सपेंस को हम डेबिट करते ही हैं टू गामा लिमिटेड, सॉरी टू दिस लिमिटेड टाइनी लिमिटेड. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट और यहाँ पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्शन मेथड. उसके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, क्या जाएगा, लॉस जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस. एक तरीके से देखा जाए तो क्या एंट्री हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस टू टाइनी लिमिट. ठीक है, ओके, तो आपका आ जाएगा लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल 1 लाख 1 लाख. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एज अ चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द डायरेक्टर्स टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट्स फॉर द इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर. आपको नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाने हैं. ठीक है, और आपको ये सब दे रखी है, तो आपको नोट्स बनाने हैं इनके. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सामक कर लो. डिफरेंट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या है, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन ही क्या है. देखो, द SS Limited has made a rights issue of share 3 years back. In the offer document to its members, it has projected a surplus of 40 crores during the current accounting year. The draft results for the year prepared on the hitherto followed accounting policies and presented for perusal or of the board of directors showed a deficit of 10 crores. The board, in consultation with the managing director, decides the following. The board of the directors, the managing director से सब मिलकर उन्होंने ये चीजें डिसाइड. ठीक है, हमें नोट्स अकाउंट्स बनाने. फाइन, सबसे पहले को वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री के एट वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट पे कह रहे हैं 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ हायर टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट 30. क्या हो रहा है ये, क्या बोल रहा है वो, कि हम इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहते हैं वर्क कॉस्ट पे इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट पे. जो पहले हम प्राइम कॉस्ट जैसे पे करते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट लेबर, उसकी जगह हम वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट पे करेंगे. उसके अंदर हम एड लेस करेंगे, क्या बोलते हैं, आपके वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह वो सब करके हम क्या निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे और उस पर करेंगे, वर्क कॉस्ट पे करेंगे. ठीक है,
सबसे पहले तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी अगर चेंज आता है जिसकी वजह से मटेरियल इफेक्ट आ रहा हो, अभी करंट ईयर में या फ्यूचर में आ सकता है उसकी वजह से, तो हमें वो चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए। ओके, और उसका अमाउंट असर्टेनेबल है तो वो भी करना चाहिए, और नहीं है तो फैक्ट को बता दो। मतलब अगर आप अमाउंट नहीं बता पा रहे तो नॉर्मली फैक्ट बता दो कि ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, सबसे पहले अब क्या बोला है उसने, इन्वेंट्री के बारे में बात हो रही है कि वो चेंज कर रहा है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं, क्या होएगा अगर वो चेंज कर रहा है तो क्या लिखेंगे हम नोट्स अकाउंट्स में। वी कैन राइट कि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री जो है वो वर्क कॉस्ट पे वैल्यू हो रही है इंस्टेड ऑफ वैल्यूइंग देम एट प्राइम कॉस्ट, जैसे कि लास्ट ईयर तक होता हुआ आ रहा था। ठीक है, और क्या हम लिख सकते हैं, क्या चेंज आ रहा है, इन्वेंट्री कितने पे वैल्यू हो रही थी पहले, मतलब अब कितने पे वैल्यू हो रही है 50 पे, पहले कितने पे होते थे 30 करोड़, यानी 20 करोड़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा। यही है, क्योंकि वैल्यूज हमें गिवन है तो हम लिखेंगे 20 करोड़ का प्रॉफिट हमें अब ज्यादा देगा। ठीक है, देखो As per AS1, any change in the accounting policy, AS1 के अकॉर्डिंग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज आता है which has material effect, जिसका material effect आता है करंट पीरियड में, और which is reasonably expected to have material effect, या फिर हम कह सकते हैं reasonable है कि material effect आ सकता है in later periods, should be disclosed, उसको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज आ रहा है which has material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statement is affected, जिस भी अमाउंट से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम इफेक्ट हो रही है उसको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। लेकिन वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, होली या पार्ट में फैक्ट को हमें इंडिकेट कर देना चाहिए। Accordingly, notes on account should properly disclose the change and its effect. इसलिए क्या बोला है कि नोट्स ऑन अकाउंट्स में हमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए चेंज, और फिर चेंज की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है वो। सबसे पहले हमने बात की चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट बुक कॉस्ट इंस्टेड ऑफ वैल्यूइंग देम एट प्राइम कॉस्ट, व्हिच वाज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तक वही होता आ रहा था। दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड, ताकि और अच्छे तरीके से कर सके और कैपिटल इंटेंसिव मेथड की यूज कर सके ऑफ द प्रोडक्शन अकाउंट ऑफ हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। Okay, due to the change, the year-end inventory has been valued 50 crores instead of 30 crores. हमने 50 crores ली, 30 crores की जगह पर, and जो profit है वो हमारा greater हो रहा है, बढ़ रहा है किससे, 20 करोड़ से। यही था, yes, okay. Now second, provide depreciation for the year on SLM on account of substantial addition in the gross block during the year instead of reducing balance method। हमने क्या किया, क्या किया हमने SLM मेथड यूज किया on SLM basis और substantial addition in gross blocking during the year instead किसके, reducing balance method की, यानी कि WDV की जगह हम SLM यूज कर रहे हैं। As a consequence, जो चार्ज है depreciation को 27 करोड़ is lower than the amount of 45 crores। क्या depreciation है 27 करोड़ is lower than amount of 45 crore which would have been provided as the old method when followed by 18 crores। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी वही जो बात है कैपिटल इंटेंसिव मेथड की वजह से डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, कम हो रही है। क्या डेप्रिसिएशन मतलब कम क्या हो रही है, मतलब उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते थे पहले, अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, और इस चेंज की वजह से क्या हो रहा है, 27 करोड़ की डेप्रिसिएशन आ रही है, जो कि 18 करोड़ कम है 45 करोड़ से, राइट। यही लिखते हैं कॉन्सिक्वेंटली हमारा, यानी कि 18 करोड़ अगर कम है, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 18 करोड़ ज्यादा है। ठीक है, 18 करोड़ ज्यादा है प्रॉफिट, हमारा डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है। ओके, change in the method of providing depreciation due to heavy capital intensive method of production introduced during the year, the
company has decided to change the method of providing depreciation from reducing balance method to the straight line method. उसकी वजह से due to this change की वजह से क्या हुआ है, depreciation has been provided 27 crore, depreciation 27 crore पे आई है, which is lower than by 18 crore से कम है than the old method जो कि WDP method थी. Consequently जो profit है वो higher है किससे, 18 crore से. Now see, not to provide for asset sale expense, sorry, after sales expense during the warranty period. Till the last stage, a provision that 2% of the sales used to be made under the concept of matching of the cost against the revenue, and the actual expense used to be charged against the provision. The board now decides to account for expense as and when actually incurred. Sales during the year जो थी वो 600. देखो वो क्या कह रहा है कि पिछले साल तक तो हम ना क्या करते थे, 2% ऑफ द सेल्स तक की ना प्रोविजन बना, वारंटी वो रखते थे, वारंटी पीरियड तक का 2% ऑफ सेल्स का. लेकिन अब हमने क्या किया कि जब जब हमारी कॉस्ट लगेगी हम तभी उसको चार्ज करेंगे, उससे पहले हमें कोई जरूरत नहीं है प्रोविजन वगैरह बनाने की आफ्टर सेल्स एक्सपेंस के लिए. ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट आएगा हमारा. क्यों? क्योंकि हम अब प्रोविजन नहीं बना रहे. कितने का आएगा, 600 करोड़ का 2%, 12. ठीक है, 12 करोड़ रुपए आ जाएगा प्रॉफिट. तो देखो, द कंपनी हैज बीन प्रोवाइडेड 2% ऑफ द सेल्स फॉर द मीटिंग आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड. अब क्या हो रहा है, विद इम्प्रूव मेथड इम्प्रूव हो चुके हैं, प्रोडक्शन की प्रॉफिटेबिलिटी डिफेक्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं, रिड्यूस कंसिडरेबली. तो इसलिए ड्यू टू दिस चेंज प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है वो बढ़ चुका है 12 करोड़ से. दैट देन वुड हैव बीन द केस इफ द ओल्ड प्रोविजन पॉलिसी वर टू बी कंटिन्यू. अगर पिछली पुरानी वाली होती है तो फिर 12 करोड़ हमारा कम होता है, मतलब 12 करोड़ प्रॉफिट कम दिखाते, लेकिन हम प्रॉफिट अब बढ़ा के दिखा रहे हैं 12 करोड़, बिकॉज प्रोविजन नहीं दे रहे हैं. उसके लास्ट आपका क्या है, देखो, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. परमानेंट फॉल हो रही है इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइड करना है, प्रोविजन बनाना है विच फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 years, 5 साल से गिर रहा है. द प्रोविजन बीइंग 10 करोड़, प्रोविजन कितना, 10 करोड़ का. अब क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा हमारा 10 करोड़ से. क्यों कम, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया कि 10 करोड़ का परमानेंट फॉल का क्या बनाएगी, अब प्रोविजन बनाएगी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सॉरी, ओके. देखो, the company has decided to provide 10 crores for the permanent fall in the value of the investment which has taken place over the period of last 5 years. Provisions were made has reduced the profit disclosed in the account by 10 crores. Easy है, बस थोड़ा समझने वाली बात है कि कैसे क्या हो. Question number 8. Sun Limited has fabricated special equipment solar power panel during 24-25 as per the drawing and design supplied by the customer. However, due to the liquidity crunch, the customer has requested the company for postponement in the delivery schedule and requested the company to withhold the delivery of finished goods products and discontinue the production of balance items. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ उसकी वजह से क्या क्या बोल रहे हैं वो, किसान लिमिटेड उसने एक स्पेशल इक्विपमेंट क्या किया, ड्राइंग एंड डिजाइन सप्लाई किया कस्टमर को. However, क्या हुआ, लिक्विडिटी क्रंच की वजह से, मतलब लिक्विडिटी मतलब उनके पास पैसे नहीं होंगे, कैश नहीं होगा, लिक्विडिटी क्रंच होगा, तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि आप मेरी डिलीवरी की जो है वो पोस्टपोन कर दो. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, डिटेल्स ऑफ द कस्टमर बैलेंस दे रखा है हमें, एंड द गुड्स हेल्ड बाय द कंपनी एज वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड हमें दे रखा है. सोलर पावर पैनल का फिनिश प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस है, सोलर पावर पैनल का सैलरी डेटा वो दे रखी है. The petition for winding up against the customer has been filed. Petition क्या डाली है कि आप wind up कर दो 25-26 में by the Sun Limited. Comment with explanation provision to be made of 205 lakhs included in the sundry debtors, जो कि sundry debtors में included था. Finished goods and work in progress in the financial statement 25-26 as per the AS2. करना क्या है, देखो देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सोलर पैनल की बात हो रही है. सोलर पैनल क्या है सन लिमिटेड के लिए, इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री को हम किस पर वैल्यू करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट पे या एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पर वैल्यू करते हैं. इतना समझ में आया. नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि हम अभी डिलीवरी नहीं ले सकते, हमारे पास लिक्विडिटी की थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम मतलब अभी डिलीवरी हम नहीं ले रहे विच मीन्स अभी किसके पास है, कंपनी कह रही मतलब इसके सन लिमिटेड के पास ही है क्या, इन्वेंट्री उसकी जो उसने पैनल बना, सोलर पावर पैनल बनाया था वो उसी के पास है. अभी उसी के पास है, तो किस पे हम उसको रखेंगे, किस पे चार्ज करेंगे, हम किस पे वैल्यू करेंगे, एनआरवी पे कि कॉस्ट पे, बताओ.
क्योंकि सोलर पावर पैनल वैसे तो कंपनी के पास है विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट, तो हम उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी पे लेंगे। अब पर वो जो गुड्स थे वो स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाए थे, स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाए थे ऑफ द बायर, तो कंपनी को उसको एनआरबी पे डिटरमाइन करना चाहिए, एनआरबी ऑफ दिस गुड्स। और अगर कोई वैल्यू में चेंज आता है सोलर पावर पैनल के तो उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, बुक्स में प्रोवाइड कर देंगे, बुक्स में इसका प्रोविजन बना देंगे। अब अगर हमारे पास एनआरबी नहीं है जैसे, तो हम उसको क्या ले लेंगे, हमारे पास अगर मान लो एब्सेंस है, एनआरबी नहीं है हमारे पास, या फिनिश प्रोडक्ट्स के हमारे पास एनआरबी नहीं है, डब्ल्यूआईपी के हमारे पास नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि कॉस्ट कम है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पे ही जो है उसको चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो बायर है वो खरीदने से मना करे या पैसे देने से मना कर दे, नहीं दे रहा, तो हम उसमें क्या करते हैं, एनआरबी को जीरो ले लेते हैं, एनआरबी को नील ले लेते हैं। अगर फिर एनआरबी अगर नील है तो हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट तो होगी कुछ और एनआरबी नील है, तो हम क्या लेंगे, फिर उसमें एनआरबी ले लेंगे और पूरा का पूरा जो वैल्यू है, पूरी की पूरी वैल्यू फिनिश गुड्स के डब्ल्यूआईपी की, उसको हम क्या ले लेंगे, नील ले लेंगे और प्रोवाइड कर देंगे, यानी उसका पूरे का प्रोविजन बना देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, देखो, फ्रॉम द फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन इट इज ऑब्वियस कि जो सन लिमिटेड है मैन्युफैक्चर ऑफ द सोलर पावर पैनल, क्या है, मैन्युफैक्चर किसका है, सोलर पावर पैनल पर। एज पर एज टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो एसेट्स होते हैं हेल्ड फॉर द सेल, ठीक है, बेचने के लिए हम करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कुछ काम आ रहे हैं हमारे, ठीक है, फॉर सच सेल्स, या फिर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हम उसको कंज्यूम करना होता है, इसलिए हम रखते हैं, रेंडर करते हैं सर्विस। देखो जो सोलर पैनल है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक हो जाएगा, कंसीडर एज इट्स इन्वेंट्री, तो इसलिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आर टू बी वैल्यूडेड लोअर ऑफ व्हाट कॉस्ट और एनआर। तो इसलिए एज द कस्टमर हैज पोस्टपोन्ड, क्योंकि जो कस्टमर है उसने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया डिलीवरी को, स्केड्यूल ड्यू टू द लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच की वजह से द एंटायर कॉस्ट इनकर्ड फॉर सोलर पैनल व्हिच वर टू बी सप्लाइड हैज टू बी शोन इन इन्वेंट्री, तो इस पूरे को हमें इन्वेंट्री में दिखाना पड़ेगा, अपनी इन्वेंट्री में ही दिखाएंगे। The solar power panel are in the possession of the company which has to be sold in the market, जिसको मार्केट के अंदर बिकना पड़ेगा, hence the company should value such inventory as per the principles laid down in AS2, क्या lower of cost और NRV। तो the goods were produced as per the specification, जो goods है वो किस पे बने, specifications पे बने, by the company should determine the NRV of these cost in the market and value the goods accordingly, इसलिए उसका NRV उसके अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में वैल्यू करेंगे गुड्स को उसके अकॉर्डिंग। चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सोलर पैनल, अगर वैल्यू में चेंज आ रहा है कुछ सोलर पैनल के, हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रोविजन देंगे बुक्स के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ द एनआरबी, अगर एनआरबी नहीं है डब्ल्यूआईपी के फ्री छूट के, हम क्या करेंगे, अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट इज लोअर, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि कॉस्ट ही कम है और कंपनी को वैल्यू कर देंगे इट्स इन्वेंट्री एज पर एएस, जो कि कितनी आएगी, देखो आपकी सोलर पैनल कितनी है, 85 की है, सोलर पावर पैनल कितना है, डब्ल्यूआईपी है 85 का और फिनिश प्रोडक्ट है 55 का, कितना आ जाएगा, टोटल करो प्लस करो 140, तो हम 140 लाख की मान लेंगे इन्वेंट्री की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो अल्टरनेटिवली अगर हमने एज्यूम किया कि देयर इज नो बायर फॉर सच फैब्रिकेटेड सोलर पावर पैनल, की कोई बायर ही नहीं है इसके लिए, अगर हमने ये अज्यूम कर लिया, देन द एनआरवी विल बी नील, फिर एनआरवी हमारी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। इन सच अ केस फुल वैल्यू फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी विल बी प्रोवाइड फॉर इन द बुक्स, तो उस केस में क्या होगा, हमारी पूरी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स जो है या वर्क इन प्रोग्रेस की वो प्रोवाइड कर देंगे, यानी प्रोविजन बना देंगे बुक्स के अंदर पूरी पूरी वैल्यू का। एज रिगार्ड सन्डे डेटर्स, और सन्डे डेटर्स की बात करें अगर, जैसे वो लास्ट में कह रहा था कि जो कंपनी है वो क्या हो गई है, पिटिशन फाइल करी है उसने कि वाइंड अप कर रहे हैं वो अगेंस्ट द कस्टमर्स 25-26 पे, तो उसमें क्या होता है, वो जो कस्टमर था जिसको जिसके लिए वाइंड अप कर रहे हैं, इज प्रोबेबल दैट द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, तो हमारा अमाउंट जो रिकवरेबल नहीं है, रिकवर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, प्रोविजन डाउटफुल डेट में पूरा 65 लाख जो हमारी पूरी डेट है, सन्डे डेटर्स है, उसको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, प्रोविजन बना देंगे, शैल बी मेड इन द बुक्स अगेंस्ट द डेटर्स अमाउंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। From the following information हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है नेक्स्ट लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बाय यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड यूज करके बनानी है। तो ऑपरेटिंग से स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले क्या लेते हैं हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके।
नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना आ रहा है 135,000, इसको क्या मानेगा बिफोर टैक्स में होते हैं 135,000। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम एडलेस करते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले। ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वालों को एडलेस करना, सबसे पहले देखो क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज योर नॉन कैश एक्सपेंस, उसमें क्या करेंगे हम, एडलेस कैसे करेंगे, देखो हमारा ये इसको इधर वाले समझना 2025 और ये वाला है 2026 वाला। ठीक है, पर पहले जो डेप्रिसिएशन था वो था 370, अब हो गया 460, बढ़ गया है। बढ़ गया यानी कितने से बढ़ा हमारा, 460 माइनस 370 90,000 से बढ़ा है। हम क्या कर देंगे, इसको खर्चा है हमारा तो एड बैक कर देंगे 90,000 को। उसके बाद डिस्काउंट, नॉन ऑपरेटिंग है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या करेंगे, देखो पहले कितना था 10,000, कितना हो गया 7,500, क्या हो गया 2,500 का, कम हो गए 2,500, तो हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, हमने इशू ऑफ शेयर्स पे डिस्काउंट दिया है, पहले 10,000 का दिया था, 7,500 हो गए, जो राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, राइट ऑफ माइनस। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 से 7,500 है, क्या करें, राइट ऑफ 2,500 अगेन। उसके बाद ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हम डेप्रिसिएशन को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑफ और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद देखो क्या है, हमें ट्रांसफर टू रिजर्व देगा, इंटरिम डिविडेंड देगा, बैलेंस कैरी टू द बैलेंस शीट बाय बैलेंस एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर देगा। अब क्या करेंगे, देख रहे हो क्या, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 60,000, अब कितने का 80,000, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड करेंगे ना, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को भी 80,000 ऐड हो जाएगा, लास्ट में जाके हम माइनस करते हैं किसको, जो हमने इनकम टैक्स असली में दिया होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो 80,000 उसको क्या कर देंगे, ऐड। देन हमारा क्या आदत है, ओपीवीडब्ल्यूसीसी। ओपीवीडब्ल्यूसीसी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वगैरह है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेस और ऐड करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले मैं लेती हूँ स्टॉक इन ट्रेड। देखो स्टॉक इन ट्रेड पहले कितना था 240, अब कितना है 370। क्या हो रहा है ये हमारा, ये किससे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है हमारा 1,30,000, 1,30,000 से बढ़ रहा है। तो अगर हमारी एसेट जो होती है वो बढ़ रही होती है तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, उल्टा करते हैं, अगर इंक्रीज हो रही है हमारे एसेट तो हम लेस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो ऐड बैक करेंगे। डिक्रीज अगर क्रेडिटर्स हो रहे हैं तो उसको कम करेंगे, और अगर इंक्रीज क्रेडिटर्स हो रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। उसके बाद हम लेंगे बुक डेट्स। देखो आप बुक डेट्स में क्या हो रहा है, 250,000 है, 230 हो गए, कम हो गया, करंट लायबिलिटीज कम हो गई हमारी, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितनी 20,000 ऐड करेंगे। ठीक है, डिक्रीज हो गया अगर हमारा करंट लायबिलिटी तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एस 20 का देखो क्वेश्चन नंबर 18, वुड completely vested option to purchase shares of the company be included in the computation of basic EPS? BC Limited has formulated a scheme for employee stock option for its employees। ठीक है, उन्होंने ESOP का बनाया during the year ended 31st December 2026। BC Limited has granted option to purchase 36,000, उसने ग्रांट की एक ऑप्शन किया 36,000 शेयर्स जो है एम्प्लॉइज को दिया है कि आप खरीद सकते हो, आउट ऑफ विच इसमें से ऑप्शन जो है 15,000 शेयर्स का क्या दे रखा है, टू परचेज 15,000 shares have vested by December 31st 2026। However, no option has been exercised by December 26। लेकिन ऑप्शन कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया गया यहाँ तक। वुड जो 15,000 हैं जो वेस्ट करे गए हैं, बी इंक्लूडेड इन द कॉम्पिटिशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर की क्या वो होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये होती है ना कि जो शेयर्स हैं हम क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो वेस्टिंग शेयर्स होते हैं वो आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना होते हैं, वो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते बेसिक अर्निंग पर शेयर में। पैराग्राफ 21 में क्या बोलता है, वो इंडिकेशन क्या देता है हमें कि जो कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स होते हैं
उनमें भी कुछ हमें क्या होती है, कंडीशंस को क्या बोलते हैं, वो सेटिस्फाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इम्प्लॉइज है येट टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, अभी तक उन्होंने कोई भी एक्सरसाइज ऑप्शन वो नहीं किया है, माना ही नहीं है, लिया ही नहीं है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, वो बेसिक ईपीएस में नहीं आता। जो एंटायर पूरा आपका ये 36,000 है ना, ठीक है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा, ना कि बेसिक ईपीएस में। ठीक है, देखो 15,000 shares that have vested at December 31st, 2026 would not be included in the computation. उसको हम computation में include नहीं करेंगे of the basic EPS of BC limited for the year ended. ठीक है, पैराग्राफ 15 ऑफ द स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स शुड बी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। एज द वेस्टिंग ऑफ द शेयर्स कैन नॉट बी कंसीडर, हम उसको वेस्टिंग ऑफ द शेयर्स है उनको हम कंसीडर नहीं कर सकते एज द शेयर बीइंग आउटस्टैंडिंग। तो शेयर्स दैट हैव वेस्टेड वुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसलिए जो शेयर्स हमने वेस्ट कर दिए हैं उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक ईपीएस में। पैरा 21 क्या बोलते हैं, इंडिकेशन देता है सिंस फॉर द इंक्लूजन ऑफ कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स, जो कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स होते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर में, उनको सारी कंडीशंस माननी पड़ती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो शुड हैव बीन सेटिस्फाइड। तो इसलिए जो एम्प्लॉइज आर येट टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, अभी तक उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है परचेज करने का, विच वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन, जो एक नेसेसरी कंडीशन होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए these shares would not be included in the computation of basic EPS. However, क्या जो entire 36,000 उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, डाइल्यूटेड EPS में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। Saharsh Limited is engaged in manufacturing of electric home appliances. The company is in the process of finalizing its accounts for the year ended 31st March 2025 and needs your expert advice of the following issues. क्या है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस में। ओके, हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है, चलो देखते हैं। द कंपनी हैज इट्स प्लान एट 3 डिफरेंट लोकेशन, उसका प्लान क्या है, 3 अलग अलग जगह पे है। It has to shut down one of its plant, इसको एक जगह बंद करना पड़ेगा due to internal reasons. The said plant site is under a rental agreement. तो rental agreement में कितने तक, 31st March 2026 तक। रेंट पर मंथ है 80,000। if the company cancels the agreement, अगर कंपनी एग्रीमेंट को कैंसिल करती है तो उसको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी अमाउंट देनी पड़ेगी इक्वल टू 6 मंथ के रेंट, जो भी कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 6 करोगे कितना हो जाएगा, 4,80,000, या कोई कैंसिलेशन चार्ज हो जाएगा एग्रीमेंट का। The company also has an option to sublet the site of the rent 45,000 per month, और उसको वो sublet भी कर सकते हैं 45,000 per month। अब बताओ, ये है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो आती है। मतलब क्या, मतलब ये कि ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है हमारी, वो ज्यादा होती है इकोनॉमिक बेनिफिट से। हमें जितना बेनिफिट नहीं हो रहा होता उतने का खर्चा और होता है। जैसे यहाँ पे देखो 80,000 इंटू 6 मंथ्स किया, 4,80,000 का हमें कैंसिलेशन फी देनी पड़ेगी, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सबलेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 80,000 अगर सबलेट भी हम कर रहे हैं तो हमें 80,000 तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन 45,000 हमें मिल रहे हैं, है ना, इंटू कितने मंथ्स, 12 मंथ्स, तो हमारे कितना आ जाएगा, 4,20,000, यानी 4,20,000 लग रहे हैं, और उधर कितने लगे थे, 480 लग रहे थे। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का कम लेंगे, यानी कि 420 वाला, 480 और 420 में से हम लोअर लेंगे, तो 420 लेंगे, और 420 का क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो, as per age 29, onerous contract is a contract in which unavoidable costs of the meeting the obligation under the contract exceed economic benefit। वो क्या करता है, economic benefit से ज्यादा का होता है, to receive under it the unavoidable cost under the contract is the lower of net cost। क्या होता है, वो कम होता है किससे, net cost of the fulfilling it and any compensation। किससे, अनअवॉइडेबल कॉस्ट किससे कम होता है, इज लोअर ऑफ, क्या किससे कम नहीं होता, किसका कम होता है, देखो कम, नेट कॉस्ट फुलफिलिंग इट, जो अगर हमें फुलफिल करने पड़ेगी उसको, उसके लिए, या फिर एंड एनी कॉम्पनसेशन और पेनल्टी जो हमें देनी पड़ रही है। यहाँ पे कॉम्पनसेशन कितनी देनी है, 480 की, और कंटिन्यू रखते तो हमें क्या देना पड़ रहा है, 420। इसका लोअर कितना हो गया, 420 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, इसकी प्रोविजन बनाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट, a case has been filed against the company in the customer court and a notice for levy of penalty 20 लाख has been received। हमें 20 लाख की पेनल्टी के लिए बोला गया है।
ठीक है, द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड द केस और उसने फी ले ली 2 लाख की। 50% ऑफ द फीस हैज बीन पेड एंड बैलेंस 50% जो है वो क्या करी जाएगी, फाइनेंशियल ऑफ द केस के बाद ही दी जाएगी। देयर आर 75% चांसेस दैट द पेनल्टी मे नॉट बी देयर। 75% ये चांसेस है कि पेनल्टी नहीं दी जाएगी। अगर प्रोबेबल होता है तभी हम प्रोविजन बनाते हैं किसी भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए। प्रोबेबल होता है मतलब मोर लाइकली देन नॉट, यानी कि जैसे 50% से ज्यादा। अब जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है उसमें क्या बोल रहे हो, 75% चांसेस है कि हम जीत जाएंगे या पेनल्टी हमें नहीं देनी पड़ेगी, यानी हमें यहाँ पे प्रोविजन की जरूरत नहीं है फॉर दी पेनल्टी। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला कि जो फीस है 1 लाख दे दी है और 1 लाख अभी रहती है, हैज बीन पेड, और बाकी 50% जो रहती है वो तो देनी है उसको, उस पे प्रोविजन बना लो। वो कितना होगा, 1 लाख का, 1 लाख का प्रोविजन बना लो। ठीक है, देखो as per AS 29 an obligation is a present obligation if based on the evidence available। अगर हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है, इट्स एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट, कि वो बैलेंस शीट डेट पे है, इज कंसीडर्ड प्रोबेबल। बैलेंस शीट डेट पे होते हुए प्रोबेबल है, मोर लाइकली देन नॉट। Liability is the present obligation of the enterprise arising from the past event, the settlement of which is expected to be result in an outflow, जिसकी सेटलमेंट की वजह से हमें आउटफ्लो करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज का, ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ द रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, इन द गिवन केस 75% चांसेस है कि पेनल्टी हमें नहीं देनी पड़ेगी, तो इसलिए शुड नॉट मेक अ प्रोविजन फॉर द पेनल्टी, डिस्क्लोज इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन हम डिस्क्लोज करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह। हाउएवर जो प्रोविजन है शुड बी मेड फॉर द रिमेनिंग 50% फीस ऑफ द लोअर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द financial year 24-25. Now last, the company had committed to supply a consignment worth 1 crore to one of its dealer by the year end. As per the contract, if the delivery is not made, अगर डिलीवरी के हिसाब उसके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिलीवरी अगर नहीं की गई, कंपनसेशन देंगे 15% ऑफ द वैल्यू टू बी पेड, 15% हमें देना पड़ेगा। ठीक है जी। While the consignment was in transit, में जब वो consignment था, one of the truck carrying cost कितना, carrying goods worth 30 लाख met with an accident। Oh my god, 30 लाख का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 30 लाख जो गुड्स थे उस ट्रक पर का एक्सीडेंट हो गया। इट वाज हाउएवर कवर्ड बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में कवर्ड था। अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट क्या हुआ, पॉलिसी अमाउंट इज कलेक्टेबल, पॉलिसी अमाउंट कलेक्टेबल है सब्जेक्ट टू 10% रिडक्शन, यानी कि खाली 90% ही रिकवरेबल होगा। ठीक है, लॉस कितना हुआ, 30 लाख का, इसमें रिकवर कितना आएगा, 30 लाख का 90% नहीं 27 लाख का, यानी कि हमें इंश्योरेंस क्लेम जो नहीं रिसीव हुआ, यानी लॉस हो गया जो हमें, वो कितने का हुआ, 3 लाख का लॉस हुआ, जो कि हम बुक के अंदर रिकग्नाइज कर देंगे। और जो इंश्योरेंस क्लेम है वो क्या करेंगे, रिसीवेबल दिखाएंगे। ओके, और क्या बोला उसने, बिफोर क्लोजिंग ऑफ द बुक अकाउंट द कंपनी हैज रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन दैट द पॉलिसी अमाउंट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड द डीलर हैज आल्सो क्लेम्ड फॉर द कंपनसेशन। क्या बोला, डीलर हैज आल्सो क्लेम्ड फॉर द कंपनसेशन, उसने मेरे से कंपनसेशन मांगा है। तो क्या करेंगे, कंपनसेशन मांगा है तो देना पड़ेगा। कितने पे देंगे, 30 लाख पे, 1 करोड़ पे। देखो यहाँ पे अब टू स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ स्कूल्स आते क्या आते हैं, ये आते हैं कि या तो आप 30 लाख पे कर दो या तो आप 1 करोड़ पे कर दो। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे वैसे तो एक ही ट्रक, वैसे तो उसने कंसाइनमेंट दे दिया था, तो एक ही ट्रक खड़ा हुआ है, बाकियों के बताया नहीं है, देन वो चला ही गया होगा, तो हम 30 लाख पे ले लेते हैं। लेकिन आप एक नोट भी दे सकते हो अल्टरनेटिव करके। ठीक है, तो 30 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 450। आप क्या कर दोगे, उसको दे दोगे कंपनसेशन। देखो एज पर एज 29 एन ऑब्लिगेशन इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये तो हो गया यार, थर्ड वाला। देखो लॉस ड्यू टू द एक्सीडेंट 30। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम कितना रिसीवेबल है, 90%, 27 लाख आ गया। लॉस टू रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ 24-25 3 लाख। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू द रिकॉर्डेड टू द बुक्स कितना हो गया, 27 लाख। और कंपनसेशन जो देना था उसके लिए देना पड़ा 30 लाख का 15%। अब देखो नोट में हम दे दिया, अल्टरनेट में जो कंपनसेशन है 15% का, उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं 1 करोड़ पे भी। इन सच सिचुएशन जो कंपनसेशन है वो कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा 450 की जगह। Okay, now last question is 20. Sorry, question number 20. Rose Limited holds 80% in Marigold Limited. Its subsidiary share capital they require Marigold Limited is 25 lakh and reserve beings 5 lakh. On the date of acquisition, आपको क्या निकालना है, minority interest निकालना है 25, 26 to 29, 30 as per AS 21। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, रोज लिमिटेड ने 80% होल्ड कर रखा है मैरीगोल्ड का, माइनॉरिटी का कितना हो जाएगा 20%। तो 20% देखो पहले तो
25 लाख और 55 लाख, हमारे कितने हो गए 30 लाख और 20% करेंगे कितना आएगा, 30 लाख का 20% 6 लाख। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव में आ रहे हैं इनको सेटल करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हमारा क्या देगा 15 लाख, 15 लाख का हम क्या करेंगे 20%, 15 लाख का 20% करना, 15 लाख का 20% 3 लाख, 3 लाख लेस कर दिया, 3 लाख आ गया। उसके बाद 20 लाख, 20 लाख का 20% करेंगे कितना आएगा 4 लाख, लेकिन यहाँ पे है ही 3 लाख, हम 4 लाख को कैसे करेंगे, हमारा नेगेटिव 1 लाख आ जाएगा। अब क्या होता है एज 21 के अकॉर्डिंग, अगर क्या हुआ हमारा, जैसे यहाँ पर ये 3 लाख ही था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कम आ रहा है, किससे, लॉस से, लॉस ज्यादा है हमें, तो हम क्या करते हैं मेजोरिटी वाले से भाग लेते हैं, मतलब एक तरीके से मांगा मेजोरिटी वाले से सेट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, वो माइनॉरिटी का जो लॉस होता है वो बोन कौन करता है, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। तो हम यहाँ पे साथ ही में माइनॉरिटी के साथ मेजोरिटी का भी बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे मेजोरिटी, और उसमें क्या करेंगे फिर 1 लाख यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा 1 लाख है, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख जो है नेगेटिव में है और यहाँ पे 1 लाख हम दिखा रहे हैं। अब क्या होगा, देखो प्रॉफिट हो रहा है 4 लाख का 20% कितना होगा 80,000। क्या हम 80,000 यहाँ पे करेंगे, करेंगे। ये जो 1 लाख आया है आपका नेगेटिव है ना, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 80,000, तो आपको कितना आ जाएगा -20 के, अभी भी बच रहे हैं, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 80,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 20,000 बच रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी 20,000 का आपके पास कर्जा है, मेजोरिटी का, मेजोरिटी दे रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% कितना होगा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख को आप क्या करोगे पहले 20,000 को माइनस करोगे, तो आपको कितना आ जाएगा 80,000, है ना, ये आपका 20,000 से सेट ऑफ हो गया, तो आपका 80,000 बचा, और यहाँ पे 20 से हो गया, तो ये तो नील आया, ये तो नील आना भी था वैसे भी, तो हमारा 80,000 का हम क्या दिखा देंगे माइनॉरिटी एज ऑन 31 मार्च 2030। देखो as per AS 21 consolidated financial statement, the laws applicable to the minority, minority को जो laws applicable होता है consolidated subsidiary में, वो exceed अगर कर जाता है minority interest in the equity of the subsidiary से, तो जो access होता है या कोई भी further laws होता है applicable to the minority, वो adjust कर देता है हम किससे, against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation। उसमें नहीं अगर obligation आती है तो, लेकिन अगर obligation नहीं है तो हम majority वाले से क्या कर देते हैं, set off कर देते हैं, उसको हम adjust कर देते हैं। मेक गुड, ठीक है, एंड इज एबल टू मेक गुड द लॉसेस इफ द सब्सिडी सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट प्रॉफिट है, उसके बाद अगर उसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया जैसे यहाँ पर किया था, तो जो प्रॉफिट होता है उसको हम एलोकेट कर देते हैं मेजोरिटी इंटरेस्ट में, अंटिल द माइनॉरिटी का जो शेयर था जो लॉसेस का वो हम ढंग से रिकवर नहीं कर लेते तब तक। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, देखो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना आया एक्विजिशन में 6 लाख का, फिर उसके बाद क्या हुआ देखो 15 लाख इंटू 20% किया, 3 लाख नेगेटिव में आ गया, तो 3 लाख यहाँ पे आया पॉजिटिव में, फिर उसके बाद हमने 20 लाख को नेगेटिव में था, उसको 20% किया 4 लाख आ गया, 1 लाख हमारा नेगेटिव में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख दिखाएंगे, यहाँ पे 1 लाख दिखाएंगे। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आया 40 लाख इंटू 20,000 80,000, तो उससे हमने लेस किया, यहाँ पे हमने लेस किया। उसके बाद यहाँ पर हमारा 1 लाख आया, 1 लाख में हमने 20,000 माइनस किया, जो हमारा रेसिडुअल था 20,000 हमने लेस किया, यहाँ पे नहीं ला गया, और यहाँ पे 80,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। और बाकी नोट किस चीज का था, वो 25 + 5 का 20% जो 6 लाख आया था उसका। ओके, दिस इज अवर मॉडल 3 हायर यील्ड बूस्टर कॉन्सेप्ट, तो आप पढ़ सकते हो ये मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है, क्वालिफाइंग ऐसे कौन से होते हैं, कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या क्या होता है, एज 22 का अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम, टाइमिंग डिफरेंस एंड ऑल, और ये ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।